हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल लेट्स रॉक के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज तक के जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसमें हमने केवीएस की जो यूनिट फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब इसी तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके यूनिट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट करेंगे। आपको हाई होप ये सब वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और हमारा जो ये सिलसिला है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे। पास आ गया है, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट और इवेल्यूएशन, ये क्या है? दोनों शब्द देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, आकलन और मूल्यांकन। अब आकलन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम देखते हैं मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट जो है उसे हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, हमने कहा कि इसका जैसे मेज़रमेंट करना है तो उसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका मापन किया जा सकता है। और जो मेज़रमेंट होता है वो पर्टिकुलर एक यूनिट में मापा जाता है, लाइक इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर या कुछ और भी उसके मापन के तरीके हो सकते हैं, जैसे किलो में है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होगी मेज़रमेंट में। और जो मेज़रमेंट है उसका एक बेस होता है। जब हमारी एजुकेशन के अंदर उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो उसका बेस होगा पेपर पेन। पेपर पेन मीन्स एग्ज़ाम। अगर हम एग्ज़ाम लेंगे बच्चे का, वो उसमें कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके आधार पर उसको मापन दिया जाएगा। जैसे कि वो पास हो रहा है, वो फेल हो रहा है। इससे उसके जो है कौन से पक्ष की जांच की जाती है? संज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है। संज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है। इसका मतलब अगर उसमें पास है तो पास है, फेल हो गया तो फेल हो गया। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस वजह से फेल हो रहा है, उसमें क्या कमी रही है जिससे कि वो फेल हो रहा है। अब असेसमेंट जो है वो आकलन जो होता है वो मापन से शुरू होता है। अब असेसमेंट में क्या क्या शामिल किया जाता है उसके कुछ पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये देखने में बिल्कुल सेम से लगते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में भी कंफ्यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रियलेबिलिटी। अब इनके ना एक कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स से हम एग्ज़ाम में इनको पकड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्ट मीन्स सेम होगा सभी के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया गया है मानो, तो वो सभी बच्चों के स्तर को देखते हुए बनाया जाएगा और सभी उसमें समान रूप से आंसर देंगे। उनमें आकलन करने का या मापने का तरीका सेम होगा। वैलिडिटी के अंदर यानी वैधता, मतलब कि जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है या जो भी हमारा टेस्ट बनाया जा रहा है उसमें जो टॉपिक्स डाले जा रहे हैं वो हमेशा पाठ्य वस्तु से रिलेटेड होंगे, उसके बाहर जाके नहीं बनाया जाएगा। अब रियलेबिलिटी क्या होगी? रिज़ल्ट हर बार सेम होगा, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। यानी कि आप उस पेपर को कितनी भी बार दो, कहीं भी चेक करवाओ आप, उसका रिज़ल्ट हर बार सेम होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने चेक किया तो उसमें 10 नंबर आ रहा है, किसी और ने चेक किया तो उसमें 15 नंबर बन रहा है। नहीं, हमेशा रिज़ल्ट उसका सेम ही रहेगा। अभी जो असेसमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? वो होता है 2 टाइप्स, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव यानी रूपात्मक, समेटिव मतलब योगात्मक। अब फॉर्मेटिव को आप क्या क्या कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? हमेशा जो फॉर्मेटिव होगा वो ड्यूरिंग द ईयर होगा, क्विज़, ओरल टेस्ट, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये हमेशा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? फॉर्मेटिव और फॉर लर्निंग मीन्स 4 से स्टार्ट है, फॉर लर्निंग है। फॉर्मेटिव मतलब जो हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है? हमारे पूरी ड्यूरिंग द ईयर हमारे यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं और एक हमारे होते हैं जो हमारे सेशन टेस्ट होते हैं, टर्म टेस्ट। इसको आप ये भी कह सकते हो, टर्म टेस्ट होता है जिसमें होता है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें एक पर्टिकुलर जो हमारा सब्जेक्ट वो सिलेबस है उसका कुछ यूनिट्स इसमें कवर की जाती है। फिर उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें कोई कमी रही है तो उसे सुधारा जाएगा। जब उसका सेकंड टर्म होगा, सब सेकंड टर्म में उस सिलेबस को छोड़कर न्यू सिलेबस दिया जाएगा। फिर उस पर्टिकुलर पार्ट की जांच की जाएगी और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मीन्स फॉर्मेटिव में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ये ड्यूरिंग द ईयर होगा। समेटिव क्या है? समेटिव है एट द एंड ऑफ ईयर या सीजन। जो हमारा सेशन चलता है उसके एंड में होगा और ये हमारा टर्म टेस्ट है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। और ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे हमारे अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं होती है, वो हमारा समेटिव होता है। मीन्स जो वार्षिक किया जा रहा है, वार्षिक एग्जाम लिया जा रहा है, यानी कि बच्चे को अब तक कितना पढ़ा है, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा उस पर्टिकुलर टेस्ट में और देखा जाएगा कि उसने कैसा आंकलन, उसका जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है। हमने इतनी बार उसमें इम्प्रूवमेंट किया फॉर्मेटिव के थ्रू,
फिर समेटिव में हमने देखा कि अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, वो उसका लास्ट स्टेज होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकेगा। अब असेसमेंट एक लर्निंग, एक वर्ड होता है, जैसे हमने अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी पढ़ा, अब एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। इस असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या है कि जब स्वयं का आकलन किया जाता है। स्वयं का आकलन कैसे, कि हमने अब तक क्या सीखा है, हमें क्या आता है और हमारे में क्या कमी रही है। अब इन तीनों टर्म्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? तीनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट एज लर्निंग, स्वयं का आकलन करना। सेकेंड नंबर पे होगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग और थर्ड नंबर पे होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब हमारी थिंकिंग है, दो टाइप की हमारी थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, ये एक ओपन एंडेड होती है, मतलब खुले सिरे की तरह होती है। इसमें सोचने के कई तरीके होंगे और जिस भी बालक की या जिस भी व्यक्ति की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा वो हमेशा क्रिएटिव होगा, और जो कन्वर्जेंट होगा अभिसारी, वो क्लोज एंडेड होगा, वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएगा, लेकिन उसका जो जाने का तरीका होगा वो फिक्स्ड होगा। इसमें हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस आती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर बच्चे को सिखाया गया कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, तो वो घर आकर किसी भी फ्रूट्स के साथ या एप्पल, जैसे मानो एप्पल है तो उसको रखेगा कि ये 2 एप्पल हो गए 4 एप्पल, यानी उस सिखाए हुए ज्ञान को उसने वहाँ जाके घर जाके अप्लाई किया, तो उसने क्या किया है, फिक्स्ड मैनर में उस चीज़ को सीखा है। वो उसकी बुद्धि है कि वो उसी को सेम स्तर पर यूज़ कर रहा है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि उसको सिखाया गया कि 2 और 2 4 होते हैं, उसने ये सीखा, लेकिन उसने क्या किया, उस चीज़ को देखा कि उसे और किस प्रकार से भी सीखा जा सकता है कि 2 और 2 4 होते हैं, पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 2 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो भी 4 आता है। तो उसने क्या किया, ये उसका क्रिएटिव माइंड होगा कि उसने वहाँ से क्रिएटिविटी, उसने सोचने का अलग तरीका अपनाया। और जो हमारा जो फॉर्मेटिव है ना, वो कैन बी समेटिव बट समेटिव कांट बी फॉर्मेटिव। कैसे? फॉर्मेटिव तो समेटिव हो सकता है, लेकिन समेटिव कभी भी फॉर्मेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो उसे हम फॉर्मेटिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिव है उसको हम समेटिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए। वेट फॉर न्यू टॉपिक, लाइक शेयर एंड subscribe. Thank you for watching my video.